बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर के एमसीक्यूज़ का अटेम्प्ट करने का मैंने स्टार्ट करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउन को तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और नाउन को कंप्लीट करवाने के बाद आज मैं आपको प्रोनाउन को स्टार्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं प्रोनाउन को। तो मैंने एडवांस में ना कुछ लिख के यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे आपको समझाने के लिए, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं उनको सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का और ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता। तो सबसे पहले आप याद रखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दैट इज़ अ नेम दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन तो आपने सुनी होगी। अब हर वो नाम जो नाउन की जगह पे हम नाम नहीं इस्तेमाल करते, नाम है अली है, यासर है, हिरा है, हनान है, बेशुमार नाम है, लेकिन नाम नहीं हमने यूज़ करना। नाम की जगह पे जो वर्ड लगाओगे जिसमें ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, आपने नाम नहीं लगाना। ही लगा दो, शी लगा दो, इट लगा दो, आई लगा दो, वी, यू, दे, जो भी लगाओ ये सारे प्रोनाउन है। जब आपने नाम इस्तेमाल कर दिया ना तो ये नाउन हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं लगाना, नाम की जगह पे आपने ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे लगा दिया तो ये आपने उसकी जगह पे प्रोनाउन लगा दिए। मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो प्रोनाउन के दो केस होते हैं, आगे भी हैं, लेकिन जो आपको समझाने ज़रूरी है ताकि आपको रूल समझ आ सके। रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 जो है, तो नाउन के दो केस जो हैं, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। सब्जेक्टिव जो है उर्दू में फ़ाइलिया और ऑब्जेक्टिव जो है मफूली आदत है। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्टिव केस मैंने इस तरफ लिखे हुए हैं, सारे इस तरफ लिखे हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव केस मैंने सारे इस तरफ लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरे सारे सब्जेक्टिव केस हैं और ये मेरे सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। अच्छा, अब जो बात बताने वाली है कि कुछ रूल होंगे जिसमें नाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा, लेकिन जहाँ पे हमने शी ही लगाना है, शी लगाना है, दे लगाना है, ये सब्जेक्टिव केस लगाने हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह ये हमने लगाने हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें हमने प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, हमने उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर ही होगा तो ही को हमें हिम में चेंज कर देना है, शी होगा तो हार में चेंज करना है, दे या तो देम में चेंज करना है, आई या तो मी में चेंज करना है, वी या तो अस में चेंज करना है। तो कुछ केस है जहाँ पे सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, जबकि कुछ केस है जिसमें ऑब्जेक्टिव को अपने सब्जेक्टिव में चेंज करना है। मेरे ख्याल में मैंने इतनी मुश्किल बात नहीं बताई कि आपको समझ ना आ सके। मैंने क्या बताया, कुछ केस आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें सब्जेक्टिव को आपने ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, जबकि कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर ये वर्ड यूज़ हो तो आपने ऑब्जेक्टिव की जगह पे सब्जेक्टिव लगा देने हैं। तो आप ये लिख लें अपने पास, अगर आपको समझ जाए तो आप इसको याद कर लें। अगर आप इसको पता है आपको पहले से तो आप फिर रूल की तरफ चलते हैं। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं रिपीट कर दूं कि ही को हिम में चेंज करना है, शी को हर में चेंज करना है, दे को देम में चेंज करना है, आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है, आई वी यू, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव है। अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 14 की तरफ यहाँ पे। अब रूल नंबर 14 में क्या है कि रूल नंबर 14 में है कि लेट और बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फाइली और मफूली। फाइल का मैंने इस तरफ लिखा था, मफूल का मैंने इस तरफ लिखा था। मतलब फाइली होगी तो सब्जेक्टिव केस है, मफूली होगी तो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर लेट या बिटवीन आता है सेंटेंस के अंदर, अगर लेट या बिटवीन आता है तो इसके बाद हमेशा हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाना हमने। जैसे देखें, द मैटर इज़ बिटवीन आई, ही एंड आई। द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई। अगर द मैटर इज़ बिटवीन लेट और बिटवीन की सूरत में, अगर यहाँ पे बिटवीन है, अगर यहाँ पे लेट या बिटवीन की सूरत में हमने सब्जेक्ट नहीं यूज़ करना, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ही को हिम में चेंज कर देंगे, आई को मी में चेंज कर देंगे। ये रूल नंबर 14 है। रूल नंबर 15 है देन, एज और बी। बी में ये वर्ब आती हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। मतलब जब भी बी वर्ब की बात की जाए ना, बी वर्ब की बात की जाए तो बी वर्ब से मुराद हमारा इज होता है, बी वर्ब से मुराद हमारा एम होता है, आर होता है, ये बीन होते हैं। ये वर्ब हमारा बी वर्ब कहलाते हैं, सारे हमारे बी वर्ब कहलाते हैं। मतलब बात ये होगी कि अगर किसी सेंटेंस में देन यूज़ हो, एज यूज़ हो, या फिर ये बी के वर्ब यूज़ हो, इज यूज़ हो, एम यूज़ हो, आर यूज़ हो, या बीन वाले वर्ब यूज़ हो, वाज वर्ब भी हो सकते हैं। अगर ये वर्ब यूज़ होते हैं तो हमने प्रोनाउन की जो
फाइल आ जाता है सब्जेक्टिव केस लगाना है, जिसमें आपके पास सेंटेंस है, आपको बताया देन और एज, देन या एज हो, देन या एज हो, या फिर इसके साथ साथ बी वाले वर्ब हो, इसके बाद हमने हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे उसकी एग्जांपल वो देते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी। अब मी को आपने आई में चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में चेंज कर देना है। तो इसके बाद इट इज़ हर, इज़ देखें आप, बी का वर्ब है, इज़ एम आर वाज वर्ब, तो इज़ के बाद हमने हर जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हमने सब्जेक्टिव में शी के साथ चेंज कर देना है। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं कि आपको समझ ना आ सके। आगे रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 16 में जहाँ फाइल हु हो, जहाँ पे सब्जेक्ट हु हो, तो वहाँ पे मज़ीद किसी दूसरे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। अगर हु आ गया तो हमने हु से आगे ना ही को यूज़ करना है, ना शी को यूज़ करना है, ना इट को, ना आई को, ना वी को, ना यू को, ना दे को। जब हु आ गया तो हु के आगे हमने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगाना, बस हु आ गया तो आगे सब्जेक्ट जगह पे हमने कॉमा लगाना। जैसे देखिए यहाँ पे हु अगर आ गया तो हु से आगे जो सब्जेक्ट कोई भी लगा हुआ है, यहाँ पे ही लगा हुआ है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है। अगर सेंटेंस के शुरू में हु आ गया ना, तो हु से आगे हमने दोबारा से हमें कोई भी सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये रूल है, इतनी मुश्किल बात नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकेगी। तो आप देखेंगे अगर सेंटेंस में शुरू में हु आ गया तो गलती में आप देखेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है कि जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा, आपने उसी सेंटेंस को टिक करना है। अब उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन से तारफ़ करवाया गया। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं सेंटेंस में, आपस में रिलेट, सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं। आप जैसे देखें कि सेंटेंस है ही हु विन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझा रहा हूँ, ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज। अब ये जो डब्ल्यू वाले होते हैं ना, हु है, हुम है, हुज है, विच है, ये जो एक जो आपका वर्ड है, ये एक वर्ड अगर जो इशारा करने वाले हों, ही हु, वो जो विन्स द रेस, जो रेस को जीत जाए। अब जो की तरफ इशारा, जो इशारा कर रहा है ही की तरफ, ये पीछे ही की तरफ। अब ये वर्ड जो किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, जो किसी के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो बंदा आपके सामने ना हो, लेकिन जो इशारा कर रहे हो, रिलेट करना होता है, रिलेशन पैदा करना होता है। ये किसी तरफ ये इशारा कर रहे होते हैं, तो वो वर्ड जो इशारा कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की जानिब इशारा कर रहे हो, तो वो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए ही हु विन्स द रेस, अब हु जो है ये इशारा कर रहा है, ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज, हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज। अब हु किसकी तरफ इशारा है, हु पीछे इशारा है ही की तरफ, कि जो वो जो रेस को जीत, वो जो रेस को जीत जाएगा वो प्राइज हासिल करेगा। अब वो जो रेस को जीत जाएगा, जो जो इसमें है, जो इशारा कर रहा है किसकी तरफ, जो रेस को जीत जाएगा उसे प्राइज मिलेगा। तो जो इशारा करने वाले होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउन में याद करने का सबसे आसान आपको पता है कि हु है, हुम है, हुज है, विच है, डैट है। इनमें आप हु और हुज को याद रख लें, ये पेपर में ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेटिव क्लास, यानी जो क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, इसका इसम नाउन के बाद आती है जिसकी वो वजाहत करती है। अब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लास, अब रिलेटिव प्रोनाउन का तो आपको पता है कि वो प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो रिलेटिव क्लास कौन सी होगी कि वो क्लास, वो सेंटेंस जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है वो रिलेटिव क्लास सेंटेंस कहलाती है, वो रिलेटिव क्लास कहलाती है। कि वो लाइन जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाए वो पूरी लाइन रिलेटिव क्लास कहलाती है। सबसे आसान डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। अब उसमें एक है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हु है, हुम है, हुज है, विच है, डैट है। अब रिलेटिव प्रोनाउन अगर कोई सेंटेंस जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो तो वो इस नाउन के बाद आती है जिसकी वो वजाहत करती है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये उस वर्ड के बाद आएगा जिस वर्ड की वो वजाहत करेगा। जैसे कि वो कहता है द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हेयर, द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हेयर। अब द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हेयर, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, मैं यहाँ तक एक लाइन को आपको रीड करवाता हूँ। अगर द बॉय इज़ माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है। अब उसके बाद हु केम हेयर, मैं अगर इसको अकेला पढ़ूँ ना, इसको अकेला पढ़ूँ, इसको आप छोड़ दें, अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दें।
मैं इसको अकेला पढ़ रहा हूँ, जैसे देखें मैं यहाँ तक इसको अकेला पढ़ रहा हूँ, हु केम हेयर, हु केम हेयर। जैसे आप सवाल के हु केम हेयर, हु का मतलब कौन, केम आया था, हेयर जहाँ पे, कौन जहाँ पे आया था, कौन जहाँ पे आया था। अब देखें कौन जहाँ पे आया था, किसकी तरफ इशारा है, कौन जहाँ पे आया था, द बॉय। यहाँ पे ये बात है कि द बॉय लड़का जो है, इसको मैं बीच में से इग्नोर कर रहा हूँ। द बॉय हु केम हेयर, लड़का वो जो यहाँ पे आया था, वो कौन है। अब देखिए बात इनकम्प्लीट है, वो बता रहे कि वो लड़का जो यहाँ पे आया था। आगे जब इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरी बात समझ आती है, इज माई फ्रेंड। तो बात ये है कि ये हो गया द बॉय नाउन हो गया, और ये हु वाली जो है ये रिलेटिव क्लास होगी, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो इसके साथ है। तो कहते हैं कि रिलेटिव क्लास जिसकी तरफ इशारा करती है वो इसम उसी के साथ जुड़ा हुआ आता है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई आएंगी। जो अगर रिलेटिव क्लास किसी नाउन की तरफ इशारा करती है, ये रिलेटिव क्लास अगर किसी नाउन की तरफ इशारा करती है, तो ये नाउन और रिलेटिव क्लास ये दोनों आपस में एक साथ आते हैं। तो दरमियान में जिसे मैंने क्रॉस लगाया तो ये हमने साइड पे लिखना है, क्योंकि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो दोनों इकट्ठे आने चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा उसको हमने लास्ट में लिखना है। अब इसी की एग्जांपल अगर आप इसके एक्सरसाइज में देखें ना, तो मैं इसी की एग्जांपल आपको इसी एक्सरसाइज से बताता हूँ। अब देखें एक्सरसाइज में मैं देखता हूँ इसकी एक्सरसाइज किस जगह पे लिखी है। आई सा बर्ड इन द केज विच कुड नॉट फ्लाई, ये देखें आप एक्सरसाइज नंबर 5 में है। आई सा अ बर्ड इन द केज विच कुड नॉट फ्लाई। आई सा अ बर्ड, आई सा अ बर्ड, आई सा बर्ड मतलब मैंने एक परिंदा देखा, ठीक है। विच कुड नॉट फ्लाई, विच कुड नॉट फ्लाई जो कि फ्लाई नहीं कर सकता था। इन द केज, अब सेंटेंस देखें, पहले तो आप ये बात है कि इसमें रिलेटिव क्लास कौन सी है। इसमें देखें हु है, विच है, हुज है, ये है विच कुड नॉट फ्लाई। ये जो है विच कुड नॉट फ्लाई, विच कुड नॉट फ्लाई जो कि उड़ नहीं सकता था, विच कुड नॉट फ्लाई जो उड़ नहीं सकता था, कौन उड़ नहीं सकता था, ये होगी रिलेटिव क्लास। ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये इशारा कर रही है बर्ड की तरफ। ये जहाँ पे असा अ बर्ड, अब ये इस बर्ड की तरफ इशारा कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये नाउन है और ये रिलेटिव क्लास है, तो ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। दरमियान में जो इन द केज है ये फालतू है, तो फालतू इनके साथ नहीं आना चाहिए दरमियान में जो है। अब ये इसकी जो सेटिंग की गई है, जो दरमियान में रखा गया है, ये गलत रखा गया है। अब इसको हमने चेंज करना है, या तो हम इसको फर्स्ट में ले आएंगे या इसके लास्ट में ले जाएंगे। अब देखिए इन द केज को उठा के मैं शुरू में ले आऊँगा, अगर इन द केज, अब ये क्योंकि फालतू था मैंने इसको उठा के शुरू में, इन द केज परिंदे में, पिंजरे में, आई सा बर्ड मैंने एक परिंदा देखा, विच कुड नॉट फ्लाई जो फ्लाई नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव क्लास और रिलेटिव क्लास जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो नाम दोनों इकट्ठे आने चाहिए। बाकी आपका जो एक्स्ट्रा है आपने उसको साइड पे रखना है। ये रूल है कि रिलेटिव क्लास और नाउन दोनों आपस में इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे बताना, मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दे दूंगा। आगे रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि हु इंसान जब बड़े, इसको याद रखना आपने। हु जो जब भी रिपीट होगा, आपको बता रहा हूँ कि पेपर में बहुत दफ़ा इसके सेंटेंस रिपीट हुआ है। हु इंसान बड़े जानवरों के लिए यूज़ होता है। इंसान या बड़े जानवर जो होते हैं, बड़े जानवर हाथी हो गया या ऊँट हो गए, बड़े जानवरों के लिए। विच जो होता है छोटे जानदारों के लिए, ठीक है। और छोटे जानदारों और बेजान चीज़ों के लिए, ये आपने यूज़ लाजमी याद रखना है। ट्रांसलेशन में भी, इंग्लिश राइटिंग में भी आपको मदद देगा। तो विच जो है छोटे जानदार या बेजान चीज़ों के लिए, और डैट जो होता है ये जानदार और बेजान सब के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब डैट जो है ये हु और विच की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जो सेंटेंस आता होता है वो हु और विच के साथ आता है। आपने इस दोनों को याद रखना है, हु इंसानों या बड़े जानवरों के लिए, और विच जो है छोटे जानदारों या बेजान चीज़ों के लिए। हु जानदारों के लिए इस्तेमाल होगा, ये बेजानों के लिए इस्तेमाल होगा। हु बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा, ये छोटे जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है। आप जैसे कि एग्जांपल देखें, आई सा बर्ड हु वाज चिर्पिंग। हु जानदारों के लिए छोटे, बर्ड बड़ा नहीं है, बर्ड जो है छोटे के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बर्ड को हमने हु के साथ नहीं बल्कि विच के साथ लिखना है। आई सा अ गर्ल विच इज प्रिटी, गर्ल लड़की है,
तो लड़की के लिए हमने हु का इस्तेमाल करना है। ये फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अब प्रोनाउन फाल के मुताबिक होना चाहिए। ये आसान सा है कि अगर देखे यहाँ पे द फार्मर है, फार्मर, अब यहाँ पे अगर लड़का है तो लड़के का प्रोनाउन ही यूज़ होना चाहिए, दियर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर फार्मर है तो फार्मर, एक फार्मर है तो फार्मर के लिए हिज होना चाहिए, ना कि दियर होना चाहिए। अगर फार्मर्स होता ना, तो फार्मर्स होता तो ज़्यादा हो जाते, तो फिर हम दियर का यूज़ कर सकते थे। हमने इसकी जगह पे सिंगल है तो सिंगल ही लगाना है। अब इसी तरह अब ऐसे भी हो सकता है, शी इज़ ब्लफिंग, शी इज़ ब्लफिंग इन हिज फील्ड। अब देखिए सेंटेंस में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, शी इज़ ब्लफिंग इन हिज फील्ड। अब शी है तो इसके आगे हिज आ गया है, जबकि शी के आगे आपको पता है हर आना चाहिए था। तो लड़की है तो लड़की के लिए हर यूज़ होता है। अगर जहाँ पे ही होता तो ही के आगे हम हिज लगाते। इसी तरह अगर हुई है तो हुई के आगे अवर होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के मुताबिक उसका प्रोनाउन आगे होना चाहिए, उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ लग गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। आगे प्रोनाउन नंबर 20। अब ये जो समझाने वाले होंगे वो आपको समझाऊंगा, जो बाकी याद करने वाले हैं वो आपने खुद याद करने हैं। अगर किसी फिक्रे के शुरू में आइदर है, एनीवन है, नाइदर है, नन है, मैनी या एवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट होता रहता है। अगर कोई सेंटेंस शुरू में इन वर्ड्स के साथ शुरू हो रहा है तो इस फिक्रे में प्रोनाउन और वर्ब दोनों वाहिद होंगे। कि मतलब प्रोनाउन भी सिंगल लगेगा और जो वर्ब है, वर्ब मैं आपको नाउन में चैप्टर में रिपीट करवा चुका हूँ, इज़, एम, वाज, ये सारे इज, एम, वाज है, ये सारे सब सिंगल में आते हैं। तो वर्ब जो है आपका सिंगल वाला यूज होगा। देखिए ईच ऑफ दीज टू बॉयज, हमने सब्जेक्ट को नहीं देखना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा लगे हुए हैं, बॉयज है या बॉय है, हमने इसको नहीं देखना। अगर ईच शुरू में आ गया, ईच है, एवरी है, मैनी है, नन है, नाइदर है, एनीवन है, आइदर है, अगर ये वर्ड किसी से भी शुरू में आते हैं तो फिर इसके आगे जो आपके पास वर्ब आएगा वो सिंगल वाला आएगा, और इसके बाद प्रोनाउन भी आपका सिंगल वाला होगा। प्रोनाउन पेपर में इतने रिपीट नहीं होते रहते, लेकिन यहाँ पे जो गलती आती है वो वर्ब की ज़्यादा पेपर में रिपीट होती रहती है। तो ईच है, एवरी है, ये जितने भी इनमें से कोई वर्ड पेपर में रिपीट होता है तो इनके आगे जो वर्ब है वो अपने याद रखना है, वर्ब हमेशा सिंगल आएगा, वो प्रोनाउन भी सिंगल आएगा। सिंगल कौन से होते हैं, आप देखिए हिज हो गया, इसी तरह हर हो गया, ये सिंगल वाले हैं जो एक एक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोनाउन और वर्ब सिंगल होंगे किस सूरत में, अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस के शुरू में रिपीट होते हैं, जो ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो जहाँ तक समझाने वाली बात होगी वो आपको समझाऊंगा, और जहाँ पे याद करने वाली है वो बच्चों आपने खुद याद करना है। ठीक है। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज है आपके खुद के अटैम्प्ट करने के लिए, और ये एक्सरसाइज प्रोनाउन के रूल जो आपको स्टार्ट किए हैं उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर से रिपीट होती है। और रूल नंबर 21 और 22 दोनों आसान है। सच के बाद अगर विच, हुज, हुम, हु में से कोई आए तो ठीक है। आसान से अल्फाज में है, क्या बताऊं। सच इज फॉलोड बाय एज और सैम इज फॉलोड बाय दैट है। सच इज फॉलोड बाय एज और सैम इज फॉलोड बाय दैट है। अगर सच होगा तो सच से आगे हमने एज लिखना है, अगर सैम होगा तो सैम से आगे हमने डैट लिखना है। ऐसे देखें, अब यहाँ पे सच अंडरलाइन उन्होंने किया, ही इज सच अ मैन, सच आ गया तो सच के आगे हमने इससे आगे हु नहीं लगाना, हुम नहीं लगाना, हुज नहीं लगाना। सच इज फॉलोड बाय एज। आप ये नहीं देखोगे कि मैन ने, तो सर ने कहा था कि आदमी के लिए आपने हु यूज करना है, लेकिन उससे पीछे आप देखें सच भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो सच की सूरत में आगे एज आना चाहिए। अगर सेम लिखा हुआ तो सेम की सूरत में आगे डैट आना चाहिए। बस ये रूल है। अगर पीछे आप देखें सच लिखा हुआ तो सच से आगे एज आएगा, अगर सेम लिखा हुआ तो सेम से आगे डैट आएगा। ये रूल है। और ये इसके बाद ये भी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आई थिंक पेपर में, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पेपर में रिपीट हुआ था। यू, ही एंड आई ही एंड यू वाला मैं बच्चों को अक्सर 231 का फार्मूला बताता होता हूँ। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है, अब देखिए एक बंदा जो बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, या मेरे वो बंदा, दोनों जो हाजिर है, मैं अब बात कर रहा हूँ। अब वो बात कर रहा है
एक बंदा जो खुद बात कर रहा होता है वो आई होता है, और वही होता है जो बात करने वाला होता है। अब जिससे बात कर रहा है वो यू हो गया, ठीक है, जिससे बात की जा रही है। पहला बंदा ये जो बात कर रहा है, यहाँ पे देखें ये बात कर रहा है, बात करने वाला फर्स्ट हो जाएगा, और जिससे बात करेगा वो सेकंड हो जाएगा। ये इससे बात कर रहा है, जिससे बात करेगा वो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन को हम आई और वी के साथ लिखते हैं, सेकंड पर्सन को हम यू के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बंदे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो बातें कर रहे हैं, अब जिसके बारे में बातें की जा रही हैं ना, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। इसका मतलब है थर्ड पर्सन हमें हाजिर नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब जैसे देखें कि दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, ओ यार आज असद स्कूल नहीं आया। अब दोनों जो बातें कर रहे हैं वो बात करने वाला वो फर्स्ट है, और जिससे बात कर रहा है वो सेकंड है, और जो असद के बारे में बात की जा रही है जो स्कूल नहीं आया तो वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थर्ड पर्सन को ही के साथ, थर्ड पर्सन को शी के साथ, इट के साथ, या दे के साथ रिप्रेजेंट की जाता है। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये वर्ड याद रहे कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी है। अगर मैं सेकंड का नाम लूँ तो आपको पता नहीं है, यू आना चाहिए। और अगर थर्ड का नाम लूँ तो आपको पता होगा कि ही शी इट दे आएगा थर्ड पर्सन में। अब बात करने वाली रूल नंबर 23 की तरफ चलूँ। रूल नंबर 23 में है कि अगर अच्छी बात हो, अगर सेंटेंस के अंदर अच्छी बात हो, और ऐसा सेंटेंस जिसमें आई भी आ जाता है, इसमें वी भी इसमें सॉरी यू भी आ जाता है, आई भी आ गया, इसमें यू भी आ गया, इसमें ही भी आ गया, ये तीनों अगर एक ही सेंटेंस के अंदर रिपीट हो जाते हैं तो इसका सीक्वेंस किस तरह होना चाहिए? इसका सीक्वेंस किस तरह होना चाहिए? अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आई यू एंड ही आर ब्रदर्स, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही आर एनिमीज, अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो इसका अरेंजमेंट कैसी होगी, इसका सीक्वेंस कुछ कैसे होगा? तो उसका कुछ सीक्वेंस के लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि ये फार्मूला है 231 वाला। 231 वाला फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने सेकंड पर्सन रखना है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन रखना है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट पर्सन रखना है। लेकिन किस सूरत में? अगर मैं यहाँ पे गुड लिख देता हूँ, अगर सेंटेंस के अंदर अच्छी बात है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग देता है, अच्छी बात है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर अच्छी बात है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, फ्रेंड होना अच्छी बात है। आई यू एंड ही आर एनिमीज, एनिमीज दुश्मन होना बुरी बात है। अगर अच्छी बात हो तो आपने सबसे पहले यू को रखना है जो सेकंड पर्सन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस यू को सिलेक्ट करूंगा। थ्री, थ्री वैसे मतलब है कि थर्ड पर्सन है, उसके बाद मैं थर्ड पर्सन को रखूंगा, और जो फर्स्ट पर्सन है उसको मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। तो ये मेरा पहले नंबर पे हो जाएगा, ये मेरा दूसरे पे हो जाएगा, ये मेरा तीसरे पे हो जाएगा। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, अच्छी बात की सूरत में। तो अगर बुरी बात होती है, अगर फर्ज करें बात बुरी हो जाती है, तो फिर किस सूरत में? हमने इसी फार्मूले को उल्टा कर देना है। अब किस सूरत में? अगर ये मैं बैड लिख देता हूँ, अगर कोई स्टेटस में बुरी बात देखते हैं, इसी फार्मूले को आपने उल्टा कर देना है 132 के साथ। तो इसी को अगर आप उल्टा करें तो 321 हो जाएगा। जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, इस ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले को हमने सबसे पहले रखना है, फर्स्ट वाला जो आई है, फर्स्ट वाले को हमने पहले रखना है। फिर उसके बाद मैंने थर्ड वाले को रखना है, ही है। फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड वाला पर्सन है उसको रखना है, यू है। आई ही एंड यू आर एनिमीज, सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। तो बच्चों आपने याद रखना है, अच्छी बात है हमने 231 का फार्मूला अप्लाई करना है, अगर बुरी बात हो तो हमने इसी फार्मूले को उलट कर देना है। और 2 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, इसका आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये फार्मूला जो है आगे काम देने वाला होगा। तो उसके बाद रूल नंबर 24 की तरफ चलते हैं। जैरेंट, जैरेंट याद रखें जो आई एन जी, जैरेंट वैसे अगर आपको बताऊं तो जैरेंट वो वर्ड होता है जो नाउन और वर्ब का एक ही मीनिंग दे, जिसमें नाउन भी हो और वर्ब भी हो। एक वर्ड आप बताते हो लेकिन वो वर्ड नाम भी हो और वो वर्ड काम भी हो। जैसे देखें पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग, पेंटिंग जो है ये जो कलाकारी होती है, जो तस्वीर कशी होती है। अब पेंटिंग को मैं कह सकता हूँ ये तस्वीर कशी, ठीक है। अब तस्वीर कशी नाम हो गया और तस्वीर
बनाना ये काम हो गया। अब देखें एक ही लफ्ज़ है, एक ही है, एक तस्वीर कशी और इसके साथ साथ तस्वीर बनाना। तस्वीर कशी हो गया नाउन और तस्वीर बनाना हो गया वर्ब। लेकिन अब वर्ड एक ही है, पेंटिंग वाला, PAITING, पेंटिंग। वर्ड मैंने एक ही लिखा है, पेंटिंग, लेकिन इस पेंटिंग के दो मतलब है। पहला मतलब इसमें तस्वीर कशी है, दूसरा मतलब इसमें तस्वीर बनाना। तो अगर कोई ऐसा वर्ड जो डबल मीनिंग दे, जिसमें नाम का भी मीनिंग हो, जिसमें काम का भी मीनिंग हो, तो वो वर्ड जैरेंड कहलाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, वैसे तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप याद रखें जैरेंड में ये ING, ज़रूरी नहीं कि इसमें ING ही जो जैरेंड बनता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं जैरेंड वाले वो सारे ING के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैरेंड जो है इसे प्रोनाउन की इजाफी मलकीती हालत लगती है। मलकीती हालत जो होती है पोजेशन केस लगता है। पोजेशन केस कौन सा होता है, जिसमें आप अपनी मलकियत शो करते हो। माय कार, माय जो है ये पोजेशन के लिए यूज होता है। माय कार, हिज कार, हर कार, दियर कार, ये सारे पोजेशन लेटर है। जैसे देखें अब ये माय से है, वो जिसके साथ आगे नाउन आप लगाते हो, इसमें साथ आप अपनी मलकियत शो करते हो। माय कार मतलब मेरी कार, तो माय जो मेरी जो है पोजीशन को शो करता है। हिज, हिज कार, उसकी कार, तो ये हिज जो है ये पोजीशन शो करता है। इसी तरह हर है। अब इसी तरह अवर है, अवर होम, हमारा घर, ये हमारे के लिए हमने ये और लगाया है। तो ये वो वर्ड जो पोजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं, वो वर्ड जो मलकियत शो करने के लिए यूज होते हैं, वो सारे वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखें ये सारे वर्ड, कुछ वर्ड की आपको एग्जांपल दी है। तो अगर जैरेंड आता है ना, तो जैरेंड से आगे हमने पोजेशन केस यूज करना होता है, पोजेसिव केस लगाना होता है। अगर जैरेंड, जैरेंड मतलब ING वाला वर्ब अगर आता है, हम उससे आगे पोजेसिव केस यूज करते हैं। देखिए ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर, मी नहीं आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, हमने पोजेसिव केस बजाय मी से माई को चेंज कर देना है, जो पोजेशन के लिए वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए जो रूल मैंने आगे 21, 22, 23 और 24 है, 24 इन चारों रूल से आगे जो मैंने आपको बताए हैं, जो इन चारों रूल से आगे इनकी प्रैक्टिस है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। कोई कन्फ्यूजन होती है तो इसके लिए मैं हाजिर हूँ। जो बात आपको नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें। प्रोनाउन का चैप्टर यहीं पे था। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एडजेक्टिव के चैप्टर में। एडजेक्टिव के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मैं नाउन का चैप्टर कंप्लीट करवाया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाउन के चैप्टर को सुने, फिर प्रोनाउन के चैप्टर को सुने, फिर उसके बाद एडजेक्टिव की तरफ आएँ, क्योंकि ये मेरे सारे वीडियो जो है इंटरकनेक्टेड हैं, एक के साथ दूसरा लिंक करेगा। मैं जब आपको लास्ट से एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में जितने रूल्स आपको करवाए हैं आपकी समझ में आए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।